गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। हर सुबह इतनी अच्छी नहीं होती, हर हफ्ते का आगाज भी इतना अच्छा नहीं होता। कुछ हालात, कुछ वाकयात, कुछ मामलात ऐसे हो जाते हैं कि जिसके बाद यकीन जाने कि पूरी की पूरी कौम एक ऐसी सिचुएशन में होते कि जिसमें बहुत दुख, बहुत तकलीफ, एक सदमे में होती है। एक सदमे में हमने होते हैं। पिछले 2-3 रोज से जो हम सिचुएशन देख रहे हैं शुएब, जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा से खबरें आ रही हैं, दिल दहला देने वाली हैं। ऐसी वीडियोस, ऐसी पिक्चर्स हम देख रहे हैं कि वाकई यहाँ बैठकर हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये हो क्या रहा है। बिल्कुल, सैलाब की हम बात कर रहे हैं, सैलाब से मुतासरा अजला की बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासर इस वक्त इलाका हुआ है वो बुनेर हुआ है। बुनेर का गांव बिश्नोई जो कि बिल्कुल सफ़र हस्ती से मिट चुका है। कई घर ऐसे हैं जहां पर 22 लोगों की जानें चली गई हैं, कहीं पर 12 लोगों की ज़िंदगी नहीं रही, कहीं पर 2-4 जो फैमिली मेम्बर थे वही नहीं रहे। तो ये जो एक गांव है बिश्नोई, हम इसकी सिर्फ बात नहीं कर रहे, हम तो पूरी अगर सिचुएशन आपके सामने रखें तो इसमें सिर्फ बुनेर नहीं, इसमें सिर्फ शांगला नहीं, इसमें सिर्फ केपी के कुछ इलाके नहीं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के बहुत से इलाके, कश्मीर के बहुत से इलाके जो कि मुतासर हुए हैं। क्लाउड बर्स्ट के बाद जो सिचुएशन रही है हमारे नॉर्थ की साइड पर, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, बहुत से इलाके मुतासर हुए हैं। और अभी तक जो एग्जैक्ट फिगर है वो इसलिए हम नहीं शेयर कर सकते बिकॉज विद टाइम चीज़ें सामने आ रही हैं। इस वक्त भी इमदादी कार्रवाइयाँ, इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। 300 से ज़ायद के करीब जो है लोगों की जानें जा चुकी हैं इस सैलाब की वजह से। शदीद नोयत का कि अर्बन फ्लडिंग एंड क्लाउड बर्स्ट के बाद की एक्टिविटी जो कि हमारे सामने आई है। काफ़ी लोग अभी जिनकी तलाश जारी है उनकी। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली जो एग्जैक्ट फिगर है वो तो अभी कोट नहीं की जा सकी, और अल्लाह करे कि ये जो नंबर है इसमें इजाफा ना हो। आमीन। हम सब दुआगो हैं, सबकी खैर खैरियत। और ऑब्वियसली आप लोग हमें ज़रूर बताएं आपकी इलाके में क्या सिचुएशन है, किस तरह से लोग इमदादी कार्रवाइयों के लिए आगे बढ़ रहे हैं, स्पेशली क्या आपको मदद की ज़रूरत है। आप ये भी हमें व्हाट्सएप करें किस तरह से मज़ीद वहाँ पर काम हो सकता है, बिकॉज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस किस कैपेसिटी में हम सब मिलकर काम कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शुएब, मैं कुछ जो विजुअल्स देख रही थी और वो वीडियोज़ जो मेरी नज़र से गुजर रही थी, वाकई जानी नुकसान भी हुआ ज़ाहिर है, और ऐसे में माली नुकसान भी हमने बहुत सारा देखा। लोगों की पूरी दुकानें डूब गई। ऐसे में मैं देख रही थी कि कल किसी ने वो पैसे जो कमाई होती है दुकान पे रखी होती है, मैं देख रही थी वो सारी कीचड़ में, पानी में सब पैसे गीले हुए वे कपड़े लोगों के, और वो उसमें से छांटी कर रहे थे अच्छा कौन सा वो दुकान वाले कि कौन सा कपड़ा बचा। तो ये देखें ये किस तरह के ट्रॉमाज हैं, और ये सब चीज़ें हमने अपने साथ खुद ही तो की हैं। कई साल पहले भी जब इस पर बात होती थी कि क्लाइमेट चेंज है, हमें इस पे काम करना है, हमें इस पे बात करनी है, अपनी अपनी कैपेसिटी में हमें कुछ करना है, ग्लोबल लेवल पे हमें कुछ करना है। उन तमाम ममालिक से भी हम मुखातिब हैं जिनकी वजह से भी ये सब हो रहा है, और ऑब्वियसली सभी इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन जिनकी वजह से ज़्यादा हो रहा है और इफेक्टिव में हम जो है वो कितने ज़्यादा टॉप पर आते हैं। सो जाहिर सी बात है जब कहा जाता है कि तबाही होगी, काम करना चाहिए, पता नहीं किस लेवल पे काम हो रहा होता है, क्योंकि जब ये तबाही हमें नजर आती है तो लग तो ऐसे रहा होता है कि जैसे कभी काम हुआ ही नहीं है। अच्छा सबीन, लेकिन आप देखें जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं हम इस जुमले का बहुत इस्तेमाल करते हैं कि पाकिस्तान कार्बन एमिशन में लेस देन 1% कंट्रीब्यूटर है। वो बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन हमें अपने गिरेबान में भी झांकना है, हमें अपनी गलतियों, अपनी कोताहियों पर भी नजरसानी करनी है। मैं एक पिक्चर देख रहा था 1987 की, एक पहाड़ की पिक्चर थी जहां पे इट वाज ग्रीन, यानी वहां पर इतना अच्छा फॉरेस्ट कवर था, और आज 2025 में अगर उस पहाड़ की तस्वीर हम देखें तो वहां पे कोई दरख्त ही नहीं है। डिफॉरेस्टेशन हमने की है, दरिया के रास्तों में, नदी नालों के रास्तों में दुकानें, घर, तामीरात हमने की हैं। जब भी नेचर के रास्ते में कोई आया है, नेचर ने इसी तरह से उसको बर्बाद किया है। तो हम सब नेचर के रास्ते में आए हैं, रुकावटें खड़ी की हैं, सो नेचर उस रुकावट को ही नहीं बल्कि आसपास सबको तबाह करते हुए फिर अपना बदला लेती है। सो हमें इस पे जरूर बात भी करनी चाहिए, और इस पे ऐसा नहीं कि एक्शन हुआ नहीं है, क्योंकि हमने जो 2022 का सैलाब आया था जिसमें कालाम में बहुत तबाही हुई थी, उसमें हमने देख लिया बल्कि समझ लिया था कि जब भी दरिया के रास्ते में कोई रुकावटें होती हैं, यानी जब आपने वहां पे तामीरात की होती हैं, होटल्स बनाए होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया होता है, तो फिर जब पानी का बहाव तेज होता है फिर वो कुछ नहीं देखता कि कितनी ज्यादा तामीरात वहां पे हुई हैं, वो अपना रास्ता बना लेते हैं। तो हमने उससे सीख के अगर कुछ कार्रवाइयां की वो अच्छी बात है, लेकिन हमें ज्यादा करने की जरूरत है। जहां जहां पे नदी नालों के रास्तों पे किसी ने भी कोई उसका बंद बांधा है, उसका रास्ता मोड़ा है अपने किसी होटल के लिए, किसी दुकान के लिए, किसी एक खोखे के लिए भी,
तो ये जाहिर है उसने अपने साथ तो गलत किया सो किया, आपने पूरे इलाके के साथ गलत किया है, क्योंकि आपकी वजह से, उस कोताही की वजह से बहुत सारी जानें रिस्क में हैं। बिल्कुल बहुत सारी जानें रिस्क में हैं। और जाहिर सी बात है, जिस तरह शुएब ने आपने बात की, शुएब बात वही है कि हमने जितनी तबाही की है उस हवाले से जितना काम किया जाए उतना कम है, तो हमें मिलकर काम भी करना है। एट द सेम टाइम एक और पॉइंट जो आखिर में हम ज़रूर रेस करना चाहेंगे वो ये कि कुछ वीडियोस ऐसी भी आ रही थी कि जहाँ पर लोगों को अपनी जान की परवाह हमने नहीं करते हुए देखा। किस तरीके से लकड़ियाँ इकट्ठी की जा रही थी वहाँ पे, तब भी जान बचाने के बजाय, या एक केयरलेसनेस की सिचुएशन भी कुछ जगहों पे ज़ाहिर है हमने ज़रूर देखी है। और ऐसे ही में बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जब बार बार नोटिस जारी किया जा रहा है, बार बार ये ऐलानात किए जा रहे हैं कि ट्रैवल मत करें, फैमिलीज़ को लेकर मत जाएं। मुझे समझ नहीं आती कि ऐसी कौन सी आउटिंग है जो कि ना हुई इस सिचुएशन में, जो आपकी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। क्या कौन सा ऐसा इलाका है जो देखना आपकी जान से भी ज़्यादा प्यारा है? लिटरली ये देख कर गुस्सा भी आता है, तकलीफ भी बड़ी होती है और डर भी बड़ा लगता है कि लोगों को डर क्यों नहीं लगता कि अपनी फैमिलीज को लेकर वे भी ट्रैवल कर रहे हैं। और उसके बाद व्लॉगिंग चल रही है वहां पे, मैं लिटरली एक व्लॉग देख रही थी कि व्लॉग चल रही है, अब हम यहाँ पर फंस चुके हैं, अब हम यहाँ पर ये देखें यहाँ पर, और लिटरली वहां पर जो है वो सिचुएशन सैलाब की थी और लोग ये देखें अब हम यहाँ पर फंस चुके हैं। और वो प्लीज़ 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 अपने पे रहम करें, अपनी फैमिलीज पे रहम करें, इस सिस्टम पे रहम करें। एब्सोल्युटली ये भी बड़ा ज़रूरी है कि सिस्टम पे भी रहम करें। उसके बाद हम ये कह रहे होते हैं कि जी हेलीकॉप्टर नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। देखें, एक कैपेसिटी भी होती है, अपनी जान की हिफाजत पहले हमारे पे फ़र्ज़ है और उसके बाद हम किसी दूसरे तीसरे को ब्लेम करने के काबिल होते हैं। तो प्लीज़ अपनी हिफाजत करें, प्लीज ट्रैवल मत करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया कि जब अलर्ट्स जारी किए जाते हैं उस वक्त उन अलर्ट्स को खातिर में नहीं लाते, चले जाते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं। एनीवेज इस वक्त हम ये दुआ भी कर रहे हैं, ये उम्मीद भी रखते हैं कि जो इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं वो और तेजी के साथ होंगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने खुसूसी हिदायत जारी की है NDMS को, NDMA PDMS और इवन जो GB का डिपार्टमेंट है उसको भी कि तेज़ तरीन काम करना है। इसके साथ साथ जो इमदादी सामान है, जो PM रिलीफ का एक ऑपरेशन है, उसके थ्रू भी बहुत से ट्रक्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं। एट द सेम टाइम हम इस सबसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इंटीग्रेटेड एफर्ट्स होनी चाहिए, जो स्टेट लेवल पे हो रही होती हैं उसका साथ देना चाहिए, ताकि ये ना हो कि किसी एक जगह पे सारी इमदाद पहुँच जाए, बल्कि इंटीग्रेटेड एफर्ट्स जब होंगे तो पता होगा अच्छा कहाँ पर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ताकि वही चीज़ वहाँ पर पहुँच जाए और हर जगह पर इमदाद पहुँचनी चाहिए। तो प्लीज़ अपना भी ख्याल रखें, अपने आसपास के इलाकों पर नजर रखें, जहाँ पर आपको लगता है कि वहाँ पर इमदाद नहीं पहुँची ज़रूर बताएं, इदारों को बताएं ताकि वहाँ पर इमदाद पहुँच सके। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। Zong My5 bundle सब्सक्राइब करें, गेट 200 GB डेटा और लातादार कॉल्स और SMS पूरे 5 लोगों के लिए सिर्फ 5,000 रुपए में। तो अभी Zong My5 बंडल लगाएं और खर्चा बचाएं। Zong 4G, let's get digital। आज आपका टॉप का बंदा शावीर आपको टॉप का व्यू दिखाने वाला है। पर टॉप का प्लान फ्लॉप हो चुका है, टिकट्स खत्म हो चुकी हैं। अब ड्यू है तो शुरू है। Come on guys! वहाँ ऊपर पहुँचने का एक तरीका मैं जानता हूँ। क्यों फेंक रहे हो यार? तुम्हें कैसे पता? नहीं 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 ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। ऑक्सीजन के बगैर समिट करना मैं कहता हूँ कि वही समिट है, और ऑक्सीजन जो है वो बड़ा इजी चीज़ है। आज के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं औलिया की सरजमीन मुल्तान। फ़न के कदरदान घटने लगें तो वो फ़न भी मादूम होता चला जाता है, जैसे डेरा इस्माइल खान में मौजूद 500 साल पुराना लेकर वर्क।
रात गए। पुरानी किताब के बोसीदा कागज की मखसूस खुशबू यादों के दरीचों से झांकती आपकी और हमारी मोहब्बत की दास्तानें। साज की लय में लिपटे महकते गीत, रातें भीगी हों, उदास हों या जवान हों, कॉफी की महक हो या चाय की प्याली से उठता ख्यालात का धुआं। बात कुछ भी हो, हम आपको यहीं मिलेंगे इस तिलिस्म होशरुबा में रात गए। बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं, दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं। अब लड़ाई नागुज़ीर है। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और हम कहते हैं ना कि पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है और हमारी बच्चियां भी किसी से कम नहीं है, और वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, पाकिस्तान का नाम हमेशा रोशन कर रहे होते हैं। तो आज ही जी एक और खुशखबरी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि खुशखबरी पहले भी हमने सुनी थी महानूर चीमा से मुतल्लिक। इससे पहले आप सबको रिमाइंड कराते चलें कि GCSE और O लेवल के इम्तिहान में उन्होंने ज़ाहिर टॉप किया था, आलमी रिकॉर्ड बनाया था, और अब A लेवल में भी उन्होंने हैरानकुन शानदार कामयाबी जो है वो अपने नाम की है। उन्होंने जी 24 A ग्रेड्स लिए हैं, 24 A ग्रेड्स उन्होंने A लेवल के इम्तिहान में लेकर आलमी रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर लिया। और ऐसे में जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है उसके मुमताज़ एग्जेक्टर कॉलेज में उनको दाखिला भी मिल गया। ये देखें वाकई कितनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और A ग्रेड वैसे ही लेना बड़ा मुश्किल होता है, A लेवल में और इस लेवल पर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन काम होता है। लेकिन जाहिर सी बात है जब आपकी मेहनत हो, लगन हो, तो फिर कोई आपको पीछे नहीं छोड़ सकता। लेकिन 24 A ग्रेड्स ये बहुत बड़ी बात है। और एट दिस एज जिस तरह से उन्होंने विदाउट सपोर्ट मैंने इसलिए कहा कि नॉर्मली हम देखते हैं ना कि आप किसी एकेडमी को ज्वाइन कर रहे होते हैं या किसी ट्यूशन सेंटर या ट्यूटर को घर बुला रहे होते हैं, उस तरह से आप गाइडेंस ले रहे होते हैं। उन्होंने नहीं, किसी से उस तरह की गाइडेंस भी नहीं ली है, खुद से उन्होंने सारी तैयारी की है और माशाल्लाह यहाँ तक वो पहुँची हैं। और जिस तरह सभी ने आपने बताया कि अब जिस तरह से उनका सफर आगे बढ़े टुवर्ड्स द ऑक्सफोर्ड, तो इट्स कमेंडेबल। तो कांग्रेचुलेशंस। हम जो 24 की बात कर रहे थे श्वेत, जो इससे पहले जो हम बता रहे हैं GCSE और O लेवल के इम्तिहानात की, उसमें उन्होंने 34 A ग्रेड्स लिए थे। माशाल्लाह। अब हम 24 की बात कर रहे हैं। वाओ माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक बहुत बड़ी बात है जी, मैनी कांग्रेचुलेशंस। और इसी तरह से पाकिस्तान का नाम हमेशा रोशन करते तो हमारे स्टूडेंट्स तो बड़े आगे बढ़ रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त काम भी कर रहे हैं। ऐसे में एक और जो खबर हमारे पास है, और खबर के साथ साथ हमारे साथ मेहमान भी हैं जिनके मुतालिक हमें आज बात करनी है। आलमी AI हैकाथॉन में पहली पोजीशन ली है पाकिस्तानी टीम ने माशाल्लाह। 879 टीम्स थी जिनका ये कंपटीशन था। देयर वाज एन ऑनलाइन कंपटीशन। इसमें AI एक्सपर्ट की जो स्टूडेंट्स की टीम है उन्होंने पहली पोजीशन माशाल्लाह इस हैकाथॉन में हासिल की है। और इन्होंने जो प्रोजेक्ट है वो बनाया था, उसका नाम था एक्सेस जॉब्स, और ये एक AI से चलने वाला जॉब रिकमेंडर, और सिर्फ 48 आवर्स में उन्होंने इसको तैयार किया। वंडरफुल। कुछ इनाम भी मिला इनको, बड़ा ज़्यादा इनाम मिला जी, 3000 अमेरिकी डॉलर उनको मिले हैं। और वाकई इनाम के हकदार भी थे। 48 आवर्स में जिस तरह से तैयार किया गया इसको, और उसके बाद टीम्स जो थी 879 टीम्स थी। बहुत बड़ी बात है कि उसमें आपने पहली पोजीशन ली हो। सो इस टीम से आपकी टीम के एक फर्द से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी अब्दुल्ला तारिक। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल्ला पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। पहला सवाल आप यही करेंगे, पैसे कहाँ हैं?
हाँ, कहाँ है 3,000 अमेरिकी डॉलर्स? जी जी मिल गए? हाँ, वो बेसिकली कंपनी ना 3 मंथ्स का टाइम लिया, तो वो Okay. सेंड कर देंगे हमें। अच्छा, दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। रास्ते थोड़ा सा में। बताएं इस कंपटीशन से मुतालिक भी। अच्छा, कैसे इसमें पार्टिसिपेट किया, कैसे मालूम हुआ, टीम कैसे बनी, पूरा प्रोसेस बताएं। जी बिल्कुल, ये बेसिकली इंटरनेशनल हैकाथॉन्स होते हैं और स्पेशली जो CS IT ग्रेजुएट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए। तो अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इसमें पोजीशन भी आ जाती है, जैसे मेरी आई है। माशाल्लाह। हाँ जी 48 आवर्स में कैसे तैयार किया, थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में भी बताएं। जी, ये हैकाथॉन्स होते हैं ना, इसमें पर्पस ये होता है, ये टाइम कंस्ट्रेंट होते हैं, ठीक है। इसमें लिमिटेड टाइम होता है और उसमें रहते हुए आपने फुल एफर्ट करनी होती है। फुल एफर्ट करते हैं आप और उसी में आप आइडिया जनरेट करते हैं, उसमें आप डेवलप करते हैं, उसमें फिर आप प्रेजेंट करते हैं Okay. और फिर जजेस देखते हैं कि किसने अच्छा बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉपर कंपटीशन चलता है। क्या हर साल होता है? ये डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। ये वीकेंड पे भी करते हैं, मंथली बेसिस पर भी होता है, लेकिन सजेस्ट ये किया जाता है कि क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, बिजी लाइफ होती है, हमने अपनी स्टडी को भी देखना होता है, तो जो वीकेंड हैकाथॉन्स होते हैं ना वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। लाइक आप फ्राइडे को स्टार्ट हुआ है, सैटरडे संडे का टाइम दें आप, तो फिर आप फ्री हैं, ठीक है, फिर आप स्टडीज़ को टाइम दे सकते हैं मंडे टू नहीं, हर थर्सडे। वीकेंड पे हो रहा होता है? हाँ, वीकेंड टू वीकेंड ये होते हैं। अच्छा, इतने फ्रीक्वेंट हो रहे हाँ, होते हैं? फ्रीक्वेंट हो रहे थे, लेकिन इसका एक्सपोजर नहीं ना पाकिस्तान में, ये सिर्फ चंद लोगों को पता है। लेकिन थैंक यू राइजिंग पाकिस्तान, आपने इनवाइट किया, ठीक है, मुझे चांस दिया। और मैं ये बताना चाहूँगा जितने स्टूडेंट्स हैं वो इंटर्नशिप के पीछे दौड़े होते हैं कि इंटर्नशिप हमें मिले। देखें, इंटर्नशिप 6 मंथ लेगी, 3 मंथ्स लेगी, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दिया जाएगा, उसमें भी बहुत हेल्पफुल है वो भी। लेकिन देखें, इतना तो टाइम होता नहीं हमारे पास और होती भी वन पेड है, तो इससे अच्छा है क्यों ना हम ऐसे कंपटीशन में जाया जाए, ठीक है। वहाँ पे हमें इंटरनेशनल टीम के साथ काम करने का मौका मिले ना, दोनों काम कर लें साथ साथ, इंटर्नशिप भी करें और ये वाला एक्सपोजर हाँ। भी लें, दोनों ये चीजें दोनों भी की जा आपने सकती हैं। बताया लेकिन अगर इंटरनेशनल आपने कैरियर बनाना है तो ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है। आप खुद क्या कर रहे हैं वैसे? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, लास्ट सेमेस्टर है मेरा, और पहले मैंने 2-3 कंपनीज के साथ जॉब भी की, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे ना इंटरनेशनल कैरियर बनाना है, तो उसके लिए फिर मैंने इंटरनेशनल हैकाथॉन्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना शुरू किया ताकि मेरी प्रोफाइल बिल्डिंग हो। तो मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान का एक्सपीरियंस अपनी जगह, लेकिन जो इंटरनेशनल में हमें एक एक्सपोजर मिलता है, एक एक्सपीरियंस गेन होता है, उसकी तो क्या ही बात अच्छा, है। क्या इसमें सॉरी इस जो टीम है इनकी, क्या उसमें भी डिफरेंट मुल्कों से पार्टिसिपेंट थे? वेरी गुड क्वेश्चन। तो इंटरनेशनल हैकाथॉन में आप पाकिस्तानी टीम के साथ भी काम कर सकते हैं, राइट। लेकिन जो कि हम इंटरनेशनल अब कंपटीशन है, अगर आप इंटरनेशनल टीम के साथ करते हैं ना पार्टिसिपेट, उसमें बहुत मज़ा आता है। वो इस तरह से कल्चर डिफरेंट होता है, ठीक है, आपको न्यू लर्निंग होती है, एक न्यू स्किल सेट होता है डिफरेंट मेंबर्स का ना। तो लाइक अगर जो चीज़ मुझे आती है या किसी और को नहीं आती, मुझे उनसे मैं उनको सिखा सकता हूँ, ठीक है। अगर किसी और को आती है, मुझे नहीं आती, तो मैं उनसे सीख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। और ऑनलाइन का ये फ़ायदा है कि आप घर बैठे रिमोटली जो है ना कर सकते हैं। अपना लैपटॉप चाहिए बस और इंटरनेट चाहिए आपको। सही। अच्छा, कितने मेंबर्स थे आपकी टीम? मेंबर्स कितने थे? बिल्कुल, मेरी टीम में लाइक 4 मेंबर्स थे। अच्छा। टीम लीडर मैं था, अब्दुल्ला फ्रॉम पाकिस्तान, गुजरात सिटी, और फिर नेपाल से एक मेंबर था, अरिया पांडा उसका नाम था, ठीक है। अच्छा। और फिर एक फिलीपींस से था मेंबर, एक उसका नाम मोचिंग डिजर्टो था, ठीक है। और फिर एक और पाकिस्तानी था, हमाद जहीर, ठीक है, वो यहाँ इस्लामाबाद से था, ठीक। लेकिन टीम लीड मैं कर रहा था, मैंने टीम बनाई थी, आइडिया मेरा था। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली, हमने मिल के कोलैबोरेट किया, मेहनत की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हमारे पास प्रोजेक्ट के बारे में भी बताएं, ये किस तरह से बेस्ट है? बिकॉज फर्स्ट पोजीशन इतनी सारी टीम्स में से लेना बहुत बड़ी बात है, तो थोड़ा सा इसको इलैबोरेट कीजिएगा। बेसिकली लास्ट ईयर की बात है, जब मैंने स्टार्ट किया था ना इन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, तो फर्स्ट कंपटीशन में जब मैं पार्टिसिपेट किया ना वो लोकल लेवल पे था, लाइक पाकिस्तान लेवल पे था ना, तो उसमें टॉप 10 में हमारी टीम आ गई ना। तो उससे थोड़ी मुझे मोटिवेशन मिली कि कैसे जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे भी हम अगर पाकिस्तान लेवल पे कर सकते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे भी कर सकते हैं ना। तो जब फिर मैंने स्टार्ट किया इंटरनेशनल लेवल पे करना, और मेरी पोजीशन नहीं थी आती मैं पार्टिसिपेट करता था, पोजीशन नहीं थी आती, लेकिन लर्निंग काफ़ी होती थी, राइट। और मैं ऑलवेज क्यूरियस रहता था ये लोग कौन होते हैं जो इतनी पोजीशन ले जाते हैं, इतनी लार्ज अमाउंट टीम्स होती हैं, ठीक है, इतना कंपटीशन होता है। लेकिन फिर मुझे आस्ता आस्ता एक्सपीरियंस होता गया, मुझे पता चलता गया कि जजेस जो होते हैं वो रिक्वायरमेंट्स को देख रहे होते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं लाइक उन्होंने डिसाइड की होती है ना। जैसे एक कंपटीशन है तो वो देखते हैं कि बिजनेस वैल्यू क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज़ कितना किया है, प्रेजेंटेशन क्या यूज़ किया है, ठीक है, कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं,
और क्या कोलैबोरेशन है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी का यूज़, ये सब अगर आपने किए हो तो फिर आपका चांस बन सकता है पोजीशन का भी। ओके अच्छा, इस सफ़र में जो यहाँ तक पहुँचे इसमें ज़ाहिर आपके स्कूल का, आपके कॉलेज का, आपके मेंटोर्स का बहुत रोल रहा होगा, थोड़ा सा उस पर भी बताइए। जी ज़रूर इंशाल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वांट टू थैंक्स टू माय पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं, ठीक है, सिस्टर्स की हैं, जितने मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स, कज़न्स, उन सब की काफ़ी सपोर्ट है। इवन कि जब ये अनाउंस हुआ था तो काफ़ी मुझे विशेस मिली सोशल मीडिया पे, काफ़ी जो है ना वो मेरी रीशेयर हुई, सबका वेरी थैंकफुल। और बिल्कुल मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी गुजरात का एक टाउन था, ठीक है, उस वहाँ से लाइक टाउन पब्लिक स्कूल, फिर आगे मेन सिटी में पिप स्कूल से, ठीक है, और वहाँ पे जितने मेरे टीचर्स हैं, फिर आगे स्टूडेंट्स कॉलेज गुजरात का एक कॉलेज है, ठीक है, आगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ तक जर्नी है, ठीक है, ये क्यों पॉसिबल है? पेरेंट्स की वजह से, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, ठीक है, तो आज हम इस लेवल पे पहुँचे हैं ना। और अगर मैं टीचर की बात करूँ, मेरे सुपरवाइज़र हैं, लास्ट मेरा सेमेस्टर चल रहा है ना, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी होता है हमारा। अच्छा, तो मैम आसमा प्रोजेक्ट तो नहीं था वैसे, मेरा जो आइडिया था वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से था, फिर मैंने इसको प्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे, राइट। तो मिस आसमा बतूल उनको बहुत क्रेडिट जाता है, ठीक है। मिस समीन वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एक्स टीचर रही हैं, ठीक है, अब वो लाइक रासमा स्कॉलरशिप कर रही हैं, ठीक है, मास्टर में ना, तो उनको भी क्रेडिट जाता है, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट की जब उनको पता। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज हम बासलाहियत लोगों से ही आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, हमेशा की तरह नहीं, हाँ वो बात तो सही है, लेकिन ज़्यादा हमें ये होता है कि टॉपिक्स भी चल रहे होते हैं, बट आज हमने सोचा कि बासलाहियत लोगों की एक अच्छी लिस्ट तैयार की जाए और आपके सामने प्रेजेंट की जाए। तो आज जी हमारे साथ मौजूद हैं आमना चौधरी, जो कि फोटोग्राफर भी हैं और ड्रोन पायलट है, कमर्शियल ड्रोन उड़ाने वाली पाकिस्तान की पहली खातून है। ये देखते हैं हम अक्सर इवेंट्स में या नॉर्थ में या कहीं पर ट्रैवल करते हुए कि आपको ड्रोन उड़ाने वाले नजर तो आ जाते हैं बॉयज, लेकिन आपको गर्ल्स नजर नहीं आती। लेकिन चलें, आज हमने कहा कि आपको हम जरा एक गर्ल से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। ट्रैवलिंग का इनको बहुत ज़्यादा शौक है, सोलो ट्रैवल भी कर रही होती हैं, पाकिस्तान घूमने का भी बहुत ज़्यादा इनको शौक है, और इसके अलावा क्या कुछ करती हैं जी? हाँ जी, बाइक पे भी निकल जाती हैं, बाइक पे भी निकल जाती हैं, बाइकिंग का भी बहुत शौक है। एट द सेम टाइम डिजिटल आर्टिस्ट भी हैं, बहुत सारे जो कॉम्पिटिशन है इंटरनेशनल लेवल पे वो भी ये विन कर चुकी हैं। तो लिस्ट जो है वो बड़ी लंबी है, तो आपकी डायरेक्ट मुलाकात ही करवाते हैं। आमना चौधरी से हमारे से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आमना, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। आमना, ये जो इतने सारे आपके इंट्रोडक्शन से, ये भी करती हैं, ये भी करती हैं, ये भी करती हैं, सर फहरिस्त किसको रखा जाए? मेरा मेजर मेरा हॉबी भी है ट्रैवलिंग का, तो उसके साथ मैंने अपना कंटिन्यू किया हुआ ड्रोन पायलटिंग का, क्योंकि आई यूजुअली मेक डॉक्यूमेंट्रीज, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो ड्रोन का मेरा मेजर है, मैं इस चीज़ को ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, सो इट्स अ डिफरेंट थिंग। और सोसाइटी में बहुत सारी मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरह से कर रही होगी, लेकिन कर भी रही होगी, उस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया होगा। सो मैं जो काम करती हूँ उसको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट भी करती हूँ, जो ड्रोन पायलटिंग में जो मेरा काम है। और ड्रोन जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई नुकसान होता है, कभी ना कभी ड्रोन या तो गिर जाता है या हो ही जाता है नुकसान। आपसे भी हुआ था? नहीं, अभी तक मेरे से आई हैव 3 ड्रोन्स, में से एक भी क्रैश नहीं हुआ। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। वरना ड्रोन सीखते सीखते एक आधा नुकसान तो हो ही जाता है। अभी तक फिलहाल नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ना हो जी, आगे भी अच्छे खासे महंगे होते हैं। हाँ, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। शायद यही वजह है कि इसमें मोस्टली लोग नहीं आते हैं, मोस्टली लड़कियाँ नहीं आती हैं, उसको उनको इंकरेज नहीं किया जाता। लेकिन ये कि आप छोटे ड्रोन से स्टार्ट करें, जब भी आप बिगनर हैं तो छोटे ड्रोन से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप अपना अपग्रेड करते जाएं, तो आपको टाइम के साथ साथ एक्सपीरियंस हो जाता है। एब्सोल्युटली। कितना अर्सा हो गया वैसे ड्रोन के साथ डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हुए? मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं। ओके, और डॉक्यूमेंट्रीज ज़्यादा आपने नॉर्थ में ही बनाई हैं, ट्रैवल करते हुए बनाई हैं? एक्चुअली आई एम वर्किंग विद इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरा काम भी थोड़ा सा ऐसा होता है, तो वहाँ पे भी ट्रैवल प्लस डॉक्यूमेंट्रीज का हो जाता है। इसके अलावा मैं अपने पर्सनल भी करती हूँ। ओके, जैसे ये जो हम इस वक्त दिखा रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करें आप। सो दिस इज़ मैं नांगा पर्वत बेस कैंप पे गई थी, तो ये रास्ते में नांगा पर्वत के साथ मैंने किया था। सो ये मेरा काफ़ी मैं कह सकती हूँ मेरा बहुत मैं इसको मेमोरेबल मोमेंट कह सकती हूँ। क्लोज टू योर हार्ट, क्योंकि नांगा पर्वत का एक व्यू इतना खूबसूरत होता है और आपने ड्रोन से कैप्चर किया ड्यूरिंग योर जर्नी। और मुझे नहीं लगता कि किसी फीमेल ने इस पॉइंट पे जाके ये कैप्चरिंग की होगी। नहीं, और अगर किया भी है तो आप हमें ज़रूर बताएं, वी वुड लव टू फीचर दैट। और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि ख़वातीन जब
इस तरह से आगे बढ़ रही होती हैं और इस तरह के जब काम कर रही होती हैं तो हम उसको फीचर भी ज़रूर करें। शुएब, आप तो ज़रूर गए हुए होंगे नांगा पर्वत, नहीं गए हुए अभी तक? अच्छा, ओके, मुझे लगा था क्योंकि ट्रैवलिंग का इनको भी बहुत ज़्यादा शौक है, तो जब भी कोई आइडिया है मुझे इनका, आई नो, तो ऑब्वियसली शुएब को ऑलरेडी उसका पता भी होता है, तो ये बड़ी मेरे लिए एक क्या कहते हैं सरप्राइजिंग सी बात है कि आप नहीं इस दफा मेरा प्लान था, मैंने टिकट्स भी करा लिए हुए थे कि मुझे जाना था, हमने पूरा डिसाइड किया था कि गलती किसकी है, हम किसको कसूरवार ठहराएं? मौसम को, हाँ, वेदर बहुत ज्यादा, वेदर चेंज हुआ, हमने टिकट कैंसिल की। लेकिन जुलाई इज द बेस्ट मंथ जिसमें आप जा सकते हो नांगा पर्वत अगर फॉर एग्जांपल आप, आई थिंक चले जून जुलाई नेक्स्ट ईयर, लेकिन जुलाई का एंड ही था, लेकिन चले अब क्या हो सकता है। और आपने मुझे कहा था ना जाओ, तो इसमें तो इसलिए नहीं गया था। हाँ, मैंने कब कहा? अच्छा, हाँ, ऑब्वियसली आपको भी कहा था, और जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग, जिस तरह हम अभी भी बार बार इस बात पे फोकस करें, एम्फसाइज करें कि आप लोगों ने नहीं ट्रैवल, क्योंकि मैंने सबीन की बात मानना शुरू कर दिया, उनसे पिछली बार मुझे सबीन ने जब कहा था ना जाओ, तो मैं चला गया था, तो मैंने बाद में कहा तुम ठीक कह रही थी। हाँ जी, मैंने एक जगह का कहा था, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहती यहाँ पे। आप कहेंगे कि अच्छा पाकिस्तान की इस जगह को इतनी सारे वो ऐसे ऐसे कमेंट आना शुरू हो जाते हैं ना, इंसान परेशान हो जाता है कि अल्लाह मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ सच बयान किया। बट मैंने बड़ा मना किया, इनके इतना मना किया, फैमिली लेके वहाँ पहुँची, बाद में आए कहते सबीन तुम तो ठीक कह रही थी। एनीहाउ, आमना आप किस तरह से ट्रैवल प्लान करती हैं? मेरी अपनी ट्रैवल कम्युनिटी है जिसके साथ मैं करती हूँ, और कभी कभी सोलो भी चली जाती हूँ। ओके, सोलो जाना इज डिफिकल्ट? मेरे हाल में आप ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर लेते हो चीज़ें, आपके साथ और लोग नहीं होते जिन्हें हमें मैनेज करना होता है, सो दिस इज द ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है ना, होता है कोई एक भी शख्स डिफिकल्ट हो ना, तो आप कहते हैं सारा मेरा ट्रिप। एग्जैक्टली, स्पेशली द गर्ल्स, उनको थोड़ा सा मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हील्स पहन के तो नहीं चली जाती? कुछ होती भी हैं लेकिन उनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। सवाल किया नहीं, एक्चुअली आई एम द लाइक वो वाली ट्रैवलर नहीं हूँ जो चेक इन करें जस्ट वो आ जाए, लाइक आई एम द वो प्रॉपर जो डीप ट्रैवलिंग होती है ना ट्रैकिंग साइट पे, सो वो वाली मैं करती हूँ। तो उसमें वही लड़कियाँ आती हैं जो फिजिकली लाइक फिट होती हैं, सो उस तरह की लड़कियाँ नहीं आती जो आप हील्स कह रही हैं मैंने घर आती हैं। लेकिन कोई अगर आ जाए तो उसे नहीं पता होता, वो इसलिए आ जाती हैं कि उन्हें पिक्चर्स अच्छी चाहिए होती हैं। एग्जैक्टली, कुछ लोग सिर्फ पिक्चर्स के लिए ट्रैवल करते हैं, आई गेस इस तरह नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है वैसे मोटिवेशन तो कोई भी होनी चाहिए। आप सिर्फ वो जगह पे जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि जैसे आप सोलो ट्रैवलिंग की बात करें तो ऑब्वियसली वो मी टाइम एंजॉय करने के लिए, कुछ मेंटल हेल्थ के लिए जाते हैं, कुछ का ये फोकस होता है कि मैंने इस पॉइंट पे पहुंच के उस चीज को कैप्चर करना है, तो सोशल मीडिया हेल्थ के लिए जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया हेल्थ के, तो वो मोटिवेशन होती है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप जाएं पाकिस्तान को एक तरह से एक्सप्लोर करें और अच्छा सा उसको इमेज जो है वो आप सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करें। ट्रैवल मेरे हाल में आपको चेकिंग के लिए नहीं करना चाहिए, ट्रैवल आपको लाइफ में बहुत सारी चीजें और भी सिखाती है। सो ट्रैवल आपको हम्बल होना सिखाती है, आपको ये सिखाती है कि आप लोगों से इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं, लोगों को स्पेस देना आपको आ जाता है, डिफरेंट कल्चर्स को जब आप देखते हैं तो एग्जैक्टली, और आप बहुत सारी चीजें लर्न करते हो जब आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो। एंड देन फ्लेक्सिबिलिटी, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आपकी पर्सनालिटी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और वाकई जो चीजें आपने नहीं की हुई होती वो आपको करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, और लाइफ का आपको पता चलता है कि लाइफ में आपकी और भी काफी चीजें हैं करने को, सिर्फ गॉसिप और ये चीज नहीं होती है। वेरी ट्रू, और आपको बाकी थोड़े बड़े पर्पस नजर आ रहे होते हैं। एग्जैक्टली, और आप थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव में ना आगे बढ़ते हैं, जिस तरह आप जैसे कहते हैं ना आपको एक उफक का नजारा होता है, वैसे ही आपको अपनी जिंदगी में भी उसी तरह से आगे नजर आ रहा होता है कि अच्छा बहुत आगे आपको जाना है, या देयर इज सो मच टू डू एक्चुअली, बजाय इसके एक ही काम या मोनोटनी के साथ चलते चले जाएं। आप ब्रॉड माइंड हो जाते हैं, ब्रॉड माइंड हो जाते हैं, एब्सोल्युटली। आप जो कि आपने एक तो वीडियो पे कहा नांगा पर्वत जाते हुए कि आपने कहा कि बेस कैंप वाला पॉइंट के अच्छा वहाँ तक जाना और बड़ा खूबसूरत रास्ता था। इसके अलावा जब आप ट्रैवल करती हैं बाइक पे या सोलो ट्रैवल, कौन सा रास्ता या कौन सी ऐसी जगह है सबसे ज़्यादा पसंद है जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहती हैं? बाइक पे तो अभी खैर मेरा उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ वो तो अभी बिल्कुल मेरा स्टार्ट भी नहीं हुआ। बाइक को कभी लगी है? हाँ अभी लगी है, यू कैन से दैट। आपने रास्ते का पूछा कि लाइक कौन सी जगह ज्यादा प्यारी है, लाइक मेरे हाल में ज्यादा वही जगह प्यारी होती है जो पहाड़ों के अंदर होती हैं। लाइक जो आप ट्रैक कर कर जाते हो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, वो कहते हैं ना कुछ नज़ारे अल्लाह ताला ने उन्हीं के लिए बनाए होते हैं जो लाइक जिसके लिए वहाँ तक पहुँचते हैं। वेरी ट्रू। सो मुझे अभी तक जो सबसे प्यारा कल्चर के लिहाज से देखा जाए तो मुझे कैलाश बहुत अट्रैक्ट किया था। अगर आपने डिफरेंट कल्चर अगर पाकिस्तान में रहते हुए अगर आपने करना है वो तो एक्सपीरियंस करना है तो मेरे हाल में आपको जिंदगी में एक दफा कैलाश जरूर जाना चाहिए। आई एग्री जी, लाजमी जाना चाहिए। इसके अलावा जो बहुत अगर ट्रैक के लिहाज से देखा जाए तो काफी सारे ट्रैक्स हैं कश्मीर के, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि नीलम वैली, चिट्टागट्टा भी है, चिट्टागट्टा पे जी वो बहुत प्यारा ट्रैक है, बिल्कुल कोई शक नहीं। आपने कर लिया वो?
अभी मेरा इस वीक में प्लान था, लेकिन वही बात है अगेन ये वेदर की वजह से मेरा रह गया, लेकिन मैंने जाना था। बहुत ज्यादा चीजें कोइंसिडेंटली हो रही है। मेरा भी इस वीक का प्लान था, लेकिन वही बात है कि मौसम ऐसा है, उसने इजाजत नहीं दी। हाँ, उसने इजाजत नहीं दी है, लेकिन ये बात है रिकमेंडेड भी नहीं है अभी जाना, तो मेरा जाना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट वीक है, लेट्स सी देखें। लेकिन इसके अलावा जो मुझे जॉइन, आपका भी वैसे प्लान बन रहा था। हाँ, बता तो रहा हूँ, अभी मौसम की वजह से नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अब आप आगे आई थिंक अगस्त के बाद तो नहीं हम जा सकते। अगस्त इज द लास्ट मंथ टू गो फॉर चिट्टा-कट्ठा। नहीं, सितंबर के फर्स्ट वीक तक जा सकते हैं। ओके, चलो लेट्स सी। जी जी, अगर सबीना आपने छुट्टियां दे दी मुझे तो। नहीं, आप प्लीज जाएं। आपको जितना शौक है ना, आप जाएं। वरना हम ये सुन के थक जाएंगे, इन्होंने चिट्टा कट्ठा लेक जाना है। इसके अलावा मैंने बेस कैंप किया था, तो वहाँ पे लाइक इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। मुझे 2 दफा गोश्त का भी एक्सपीरियंस हुआ था। हाँ, कहाँ पे? सो गोश्त के एक्सपीरियंस हुआ था। मतलब बेस कैंप पे हाँ, क्या हुआ, तो प्लीज बताएं ना। सबीन को जरा एक्सप्लेन करें इसको। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं मजीद के, मैं और मत जाऊं अगर मेरा प्लान बने। लेकिन सुनना तो है ना। लेकिन वो ट्रैक बहुत प्यारा है। आप पहले आप पाकिस्तान, आप ब्याल कैंप जाते हो, ब्याल कैंप से आगे पाकिस्तान व्यू पॉइंट है, उससे आगे आपका जर्मन है। तो जर्मन थोड़ा सा टफ होता है, नॉर्मल जिन्होंने हाइक वगैरह नहीं की होती, इट्स लाइक थोड़ा सा स्टीपी है। हुआ क्या, जिन्नात देखे आपने? जी देखे थे। वो एक्चुअली इस तरह से हुआ था कि हमारा सिर्फ प्लान ये था कि हमने जर्मन व्यू पॉइंट तक जाना है। ठीक है। सो जहाँ से आपको 360 नजर आता है नांगा पर्वत का, लाइक बहुत जिसकी आपने वीडियो भी अभी दिखाई है। सो मैं वहाँ पे पहुंची थी 4:30 के अराउंड, क्योंकि टाइम होता है आपने अगर बेस कैंप करना है तो आपको सुबह अर्ली निकलना होता है। आप मिड ऑफ द लाइक आफ्टरनून में आप प्लान नहीं कर सकते बेस कैंप का। तो मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड थी, एक पोर्टर थे जस्ट, और 2 हॉर्सेस थे हमारे। सो हम लोगों ने इस तरह से प्लान किया कि 4:30 के अराउंड मैंने क्लिप्स वगैरह कुछ लेने थे नागा पर्वत के, और सनसेट के मैंने लेने थे। सो हम लोग चले तो गए थे वहाँ पे, लेकिन ये है कि जब मिड में हम लोग पहुँचे तो हमारा हमें पता चल गया था ये हमारा प्लान बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वापसी पे हमें तकरीबन अराउंड 6:30 हो गए थे। तो सनसेट का टाइम था, मैं रुक गई थी वहाँ पे, हालांकि मुझे रुकना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं कहा सनसेट हो रहा है तो हम वहाँ पे कैप्चरिंग कुछ फर्दर ड्रोन की मुझे क्लिप्स लेने थे, तो मैं कहा ले लेते हैं। तो वहाँ से अराउंड हम लोग निकले थे तकरीबन 6:45 पे, तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, मगरिब का टाइम हो जाता है। और वहाँ से आगे आते हैं बीच में एक आपको भी बल्कि अगर आप गए हुए तो थोड़ा सा आइडिया होगा, जंगल टाइप आता है वहाँ पे। ठीक है। सो मैं और मेरी फ्रेंड थी और एक पोर्टर थे जस्ट। उस जंगल में लाइक नॉर्मल लोग भी ना फेरी मेडोज जाते हुए वापसी पे, तो वहाँ पे नॉर्मल रास्ता भी आप भूल जाते हो। लाइक इस तरह का बिल्कुल डेंस जंगल होता है वहाँ पे, आप लाइक कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता कि आपको जाना किस तरफ है। सही बात। तो हमारी फोन की बैटरीज वगैरह थी, वो भी सारी हमारी लाइक ऑलमोस्ट ड्रेन होने वाली थी। तो वो जो नोकिया 1100 होता है वो यूज कर हम वापस आ रहे थे। तो खैर ये सीन था कि हमें फील हुआ रास्ते में हम लोग आ रहे थे, तो हॉर्स भी था, एक हॉर्स हमने ड्रॉप कर दिया था ब्याल कैंप में, पाकिस्तान व्यू पॉइंट में। सो हमें फील हुआ कि हमारे साथ कोई चीज आ रही है लाइक। तो आई डोंट नो, हम चल रहे थे तो फील हो आपको लगा कि आपके साथ कोई चल रहा है? हाँ, कोई चल रहा है हमारे साथ। सो वो तकरीबन 3 घंटों तक का रास्ता था। 3 घंटे मतलब आपने ये था फेरी मेडोज जो बेस मतलब वह जगह है ना, वहाँ तक पहुँचने में आपको 3 घंटे लगने थे। तो हम लोग जैसे ही फेरी मेडोज का बेन, हमारा शंग्रीला में थोड़ा सा स्टे था, तो हमने वहाँ पे जैसे ही हम पहुँचे तो बीच में एक ना रास्ता आता है, गांव आता है, फिर बीच में जंगल आता है, वो छोटा सा पैच है, ज़्यादा पैच नहीं है वो। तो फिर उसके बाद आपका जाके मेरा लाइक जब हमने स्टे किया था, कॉटेज थी हमने जहाँ स्टे किया था वहाँ था। तो खैर उस जंगल में जैसे ही हम पहुँचे ना, तो नॉर्मल गाँव के लोग आ रहे होते हैं वहाँ से। तो हमने कहा शायद ये नॉर्मल बंदे हो गए, एक बूढ़ा सा आदमी गुजरा और फिर एक यंग बंदा था, अराउंड उसकी एज होगी 24 और 3 एज होगी, और लाइक हम उसके अपीयरेंस भी ऐसे थे जैसे यूजुअली पठान होते हैं, वैसे थी। तो वो ऐसे आगे से आ रहा था और मेरी फ्रेंड ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, लाइक उसको कुछ फील होगा था, क्योंकि यूजुअली उसको पहले भी फील हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा फील हुआ ना कि समथिंग इज नॉट लाइक यूजुअल नहीं है, कुछ यूजुअल नहीं है। वो सामने से आ रहा था, हम ऊपर थे और हम नीचे उतर रहे थे। तो वो एकदम से मेरी फ्रेंड ऐसे गलत मुड़ गई लाइक राइट साइड पे ना, और इतनी जोर से वो लाइक उसने चीख मारी और वो पैनिक हुई, उसके पास से गुजरा। और बाद में उसने मुझे बताया, कहती वो इतना एक्चुअली उसने ना कनेक्ट उसके साथ किया था, वो जो चीज़ थी ना उसने कनेक्ट मेरी फ्रेंड के साथ किया था, मेरे साथ उसने कनेक्ट नहीं किया था। तो खैर उसने इतनी ज़ोर से चीख मारी और उसने जो बाद में मुझे अपना रिव्यू बताया था, उसने कहा था कि जब मेरे पास से गुजरा था मुझे 50 डिग्रीज की इंटेंस हीट फील हुई थी, और उसकी जो आईज थी वो रेडिश ग्रीन टाइप थी और लाइक मुझे कुछ भी नहीं फील हुआ था, मुझे एज ए ह्यूमन नॉर्मल जैसे लड़के होते हैं वैसे फील हुआ था। अच्छा। और मुझे तब तक पता ही नहीं चला कि लाइक, क्योंकि उसने मेरे से कनेक्ट नहीं किया था, मुझे पता ही नहीं चला कि ये जिन है, मुझे लगा नॉर्मल लड़के। और इसको नहीं, इट्स नॉट द हेलुसिनेशन। सो मुझे लगा कि शायद ये नॉर्मल लड़के है। तो मैं मुझे लगा कि ये इससे तंग कर गया है। सही। तो वो ऊपर जैसे वो तकरीबन वहाँ से मैं नीचे उतरने में 5 मिनट लगे थे और उससे ऊपर चढ़ने में 4-5 सेकंड लगे होंगे। और उसमें हमें पता वो मेरी फ्रेंड पैनिक थी, उसको पता नहीं चला और मैंने ध्यान नहीं दिया कि उसको ऊपर चढ़ने में
4-5 सेकंड लगे और हमें नीचे उतरने में 5 मिनट लगे थे। तो खैर एनीवेज वो जो हमारे साथ होस्ट था वो भी काफ़ी पैनिक हो गया था और मुझे तब तक भी पता नहीं चला कि ये कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे। और मेरी फ्रेंड का मैंने हाथ पकड़ा हुआ था और हम नीचे उतर रहे थे, तो मैंने उसको ना ऐसे पीछे मुड़ के लुक दी, मैंने जिस तरह पाकिस्तानी लड़कों को आप देते हो कि तंग करें यूजली तो मैंने उसको ये लुक दी कि आप मेरी फ्रेंड को तंग क्यों करके गए हो, मुझे नहीं पता थी वो चीज़ है। खैर वो इस तरह से चीज़ हुई, हम वापस पहुंचे तो आगे सब हमें क्लैपिंग करने के लिए, वेलकम करने के लिए खड़े हुए थे और मेरी फ्रेंड रो रही थी और मुझे ये लगा क्योंकि उस टाइम पे इतना लेट वापस आना वो चूँकि हमारा अच्छा डिसीजन नहीं था और एक जर्मन व्यू पॉइंट लड़कियां करती ही नहीं है यूजुअली इस तरह से, तो हम बेस कैंप से आए थे तो इट्स अ बिग थिंग मतलब बाकी लोगों के लिए भी। तो उन्होंने अप्रिशिएट करने के लिए हमें क्लैपिंग की और हमें वेलकम करने के लिए खड़े। मेरी फ्रेंड रो रही है और मुझे लगा कि वो शायद खुशी के आंसू में रो रही है उसे खुशी हो रही है कि हम बेस कैंप कर रहे हैं या हम जर्मन व्यू पॉइंट से हुए हैं, तो ये मुझे तो रो रही थी वो। तो उसने बाद में बताया, कहती है आमना कि वो चीज़ लाइक वो जिन था, वो इस तरह की इंसान नहीं था वो। और बाय द वे मैंने बाद में फील किया था उसकी आइज़ जो मुझे भी फील हुई थी ना, जो उसने मुझे लुक दी थी, बहुत ग्रीन आइज़ थी और अंधेरे में भी उसका लाइक जो फेस था ना वो लाइक शाइन कर रहा था उसका, और उसका पाँव नहीं थे और अंधेरे में मुझे नजर नहीं आया और मैंने नोटिस भी नहीं किया उसके पाँव नहीं थे। जब उसने सिनेरियो बताया तो तब मैंने नोटिस किया था कि उसके पाँव नहीं थे। तो खैर ये तो एक अलग चीज़ हो गई, हम लोग मज़े से बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ, हम वापस आए, उसको काम डाउन किया थोड़ा सा, हमने खाना शाना खाया, मतलब इस तरह से। सो हमारे जो बाकी ग्रुप के लोग थे तो उन्होंने बोला कि एक पॉइंट है जहाँ पे जाके ना आपको बहुत अच्छा व्यू नज़र आता है ना गैलेक्सी का, तो क्योंकि कैप्चरिंग मैंने भी करनी थी तो मैं तो पहले एग्री नहीं हो रही थी क्योंकि हमारा ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ एक हो चुका था और मेरी फ्रेंड की तबीयत भी ठीक नहीं थी, वो काफ़ी पैनिक हो चुकी थी। खैर वो ग्रुप था, उन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया तो हमने कहा चले जाते हैं। तो रात के अराउंड 11:30 का टाइम था, तो हम लोग उसी जगह से गुजरकर हम वापस उस पॉइंट तक गए जहाँ पे गैलेक्सी का पॉइंट नज़र आ रहा था। कुछ हुआ? नहीं बताती हूँ आपको। तो हम वहाँ से जो अपनी कैप्चरिंग वगैरह कर ली तो तकरीबन 12:30 बजे हम लोग वहाँ से वापस आए रात के टाइम, उसी जगह से गुजर के हम लोग वापस भी आए। ठीक है। सो मेरा वैसे यूजली ये होता है कि जब भी मैंने कहीं जाना होता है मैं रात को थोड़ा लेट नाइट बाहर थोड़ा सोक करती हूँ मोमेंट्स और लाइक बाहर ही रहती हूँ लोन में ना। तो हम अराउंड 2 o'clock का टाइम, तो 2 PM मतलब AM का सॉरी। सो हम लोग बाहर बैठे थे, मैंने कहा मुझे नींद आ रही, मैं सो रही हूँ। तो हमारा जो रूम था ना कॉटेज में, सिर्फ 4 लड़कियों ने लाइक स्टे किया हुआ था। तो मेरी उस दिन बारी ना यूजुअली होता है स्विच होता है बेड पे और एक मैट्रेस होता है और 2 बेड्स होते हैं। तो हमारी उस दिन ना स्विच थी कि मैंने उस दिन मैट्रेस पर सोना था। सो खैर हम लोग, मैं चली गई अंदर, हम लोग सो गए जाके। तो हार्डली 2 का टाइम था और हार्डली आधा घंटा भी नहीं गुजरा। और हमें कहीं पे भी जाती हूँ ना यूजुअली मैं रूम की लाइट ना अपनी ऑन रख कर फिर सोती हूँ, रूम लॉक करके, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के रूम लॉक करके आयते शायते पढ़ के फिर लाइक सोती हूँ। सो उस दिन ना मुझे रूम बंद करना भी याद नहीं रहा, लाइट्स ऑन थी लेकिन रूम बंद करना याद नहीं रहा। तो खैर मैं ऐसे लेटी हुई हूँ तो मुझे मेरी फ्रेंड ने बोला था, चूँकि वो काफ़ी डरी हुई थी, कहती है आमना मुझे रात को अगर डर लगा ना तो सॉरी तो मैं ना आपके पास आके लेट जाऊँगी। मैं कहा ठीक है, इट्स फाइन, कोई मसला नहीं है। तो मैं रात को लेटी और बहुत की, तो क्या आप थके हुए थे, 24 किलोमीटर की हाइक थी मेरी उस दिन की, तो आपको सोचिए 24 किलोमीटर की हाइक कर आप पाओ तो आपका बॉडी उस तरह का नहीं होता। तो मैं सोई हुई थी तो मुझे तकरीबन हाफ आवर बाद फील हुआ कि शायद मेरे साथ कोई आगे ना बैठा हुआ है कोई लेटा हुआ है शायद आके। तो मुझे लगा मेरी फ्रेंड होगी वो। तो मैं मज़े से लेटी हुई, मैंने कहा खैर कोई बात नहीं, लेटी रहे, इट्स फाइन। तो मुझे ना यहाँ पे कुछ फील हुआ, लाइक उसने ऐसे ना लाइक आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा लाइक एनर्जी फील हुई ना कोई। ठीक है। तो मैंने कहा नहीं ये वो कुछ और सिस्टम हो रहा है। मैंने एकदम से देखा, क्योंकि मैं अपने गार्ड्स हमेशा ऑन करके सोती हूँ। सो मुझे कुछ और मतलब गया, मैं कहा शायद कोई आदमी वगैरह ना अंदर आ गया और कुछ इस तरह से। तो मैंने जैसे ही साइड चेंज की ना और देखा, इट वॉज ऑल शेडो, लाइक वो शेडो था और विदनेस, और लाइट, कमरे की लाइट भी बंद थी। अच्छा। दरवाजा खुला हुआ था और वो जो दरवाजा था ना हमारा कॉटेज का, वो इस तरह से जोर लगा के खुलता था, लाइक वो हाफ मतलब वो खुला हुआ था। वो खुद नहीं खुल सकता था कभी भी। सो वो विदिन 3 सेकंड, वो स्टेयर्स भी थी कॉटेज की, विदिन 3 सेकंड वो निकला शेडो, ऐसे करके राइट साइड पे चला गया। और मेरी, जब मैंने चीख मारी तो दोनों लड़कियां उठ गई। और जो मेरी फ्रेंड थी उसने मुझे बाद में बताया, कहती है आमना तुम्हें साथ बैठे फील हुआ, लेकिन मैंने जो देखा था
वो तुम्हारे पाँव के पास बैठा हुआ था। तो 2 लोग थे, 2 मतलब शैडोज थे, उनका कोई फेस नहीं था, तो वो दोनों एक साथ बाहर निकले थे। Oh my God. आज पता नहीं मुझे नींद आएगी कि नहीं। लेकिन नहीं, आपको नींद आएगी नहीं कि आप दोबारा वहां जाएंगी या नहीं जाएंगी? नहीं, आई वुड लव टू गो। ओके, वेरी डेयरिंग, वेरी डेयरिंग। मेरा ख्याल है इस मौजू को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम थोड़ा सा ट्रैवलिंग में शुरू हो चुका है। हमारे दिल बहुत कमजोर है जी। तो ट्रैवलिंग करते हुए आपको इस तरह के जब एक्सपीरियंसेस होते हैं तो लाइक और ये अच्छा है कि देखें सुनाने के लिए आपको कंटेंट भी होता है ना, कोई आपसे पूछता है जब आप अपने एक्सपीरियंसेस, तो यू हैव दैट कंटेंट एक्चुअली। अच्छा, अब मुझे बताएं जी, आप तो रेस्टोरेंट भी चला रही हैं। आई एम द को-फाउंडर ऑफ दैट शारदा के पास जो रेस्टोरेंट, जी अलेक्जेंडर रेस्टोरेंट। यस, आप उस पे भी या आफिस साहब भी हमारे पास आती रहती हैं। जी जी, बहन है आपकी वो? जी जी, सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है। रिजेम्बलेंस भी बहुत है, बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है। अच्छा, इसके अलावा जो सबीन ने भी आगाज में कहा कि एज एन आर्टिस्ट भी आप इंटरनेशनल भी और आप ट्रेडिशनल आर्ट भी कर देती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं। एक्चुअली आई एम वर्किंग एज ए इंटरनेशनल डिजिटल आर्टिस्ट। इसमें इलस्ट्रेशंस का काम होता है, कार्टून बुक्स का काम होता है, और मैंने काफ़ी काम किया है, लाइक नॉर्वेजियन रेड क्रॉस के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, और मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिली थी श्रीलंका की तरफ से भी। सो मुझे जब मैंने उनके लिए कुछ इट्स अ ह्यूमैनिटेरियन, इट वाज ह्यूमैनिटेरियन वर्क, जब उनके लिए काम किया था तो उनके जो उन्होंने बोला था कि हमारे पूरे श्रीलंका में ऐसा डिज़ाइनर नहीं है। सो मैं बहुत लाइक उस लेवल का काम करती हूँ। काफ़ी कॉम्पिटिशन्स भी विन किए हैं मैंने लास्ट ईयर भी, तक मैं हर साल जब पार्टिसिपेट करती हूँ तो विन करती हूँ। अच्छा, मतलब आप ये देखें कि रूटीन आपके होता है ना, हमने किसी एक पे फोकस किया होता है, रेस्टोरेंट है तो हम उसमें देखते हैं कि रेस्टोरेंट के ओनर के तौर पे जी हमें तो टाइम ही नहीं मिलता कुछ और करने का, हमारा ये बिजनेस ही ऐसा है जिसमें इतना टाइम देना है। सो रेस्टोरेंट भी देखना, ट्रैवल भी करना, ड्रोन के साथ डॉक्यूमेंट्रीज भी शूट करना, ह्यूमैनिटेरियन जिस तरह आपने कहा इदारे से मुंसलिक है आप, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज एंड एवरीथिंग, और फिर ये ना सिर्फ इलस्ट्रेशन बल्कि ट्रेडिशनल आर्ट पे भी आप पीएनसी में एग्जीबिशंस भी आपने की हैं, राइट? सो ये तो बहुत कुछ है। हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट योर मैनेजमेंट। अगर आप मैनेज अच्छे तरीके से कर लेते हो, आपको टाइम मैनेज अपना करना होता है एक्चुअली। सो 9 to 5 के जॉब के साथ टफ हो जाता है, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। क्या बचता है उसके बाद? तो हिम्मत ही वैसे नहीं रहती यूजुअली। वो 9 to 5 के बाद मेरा अपना ट्रैक भी होता है, मैं करती हूँ, उसके बाद वीकेंड पे ही मैंने अपनी एक्टिविटीज शेड्यूल की हुई होती है। सो जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं करती रहती हूँ। सो आर यू प्लानिंग K2 बेस कैंप नाउ? इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर का प्लान है। इस साल जाना था लेकिन वेदर विंडो मुझे नहीं मिली, ऑफ कोर्स वो क्लाइमेट चेंज हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, तो काफ़ी इश्यूज हो गए थे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर का। ख्वाहिश क्या जिंदगी में? मुझे K2 का करना था अभी फिलहाल, तो मेन यही है मेरा गोल। बेस कैंप और K2? नहीं, K2 का तो मुश्किल है अभी मेरे लिए, क्योंकि बेस कैंप का है मेरा। नहीं, मैं कहा ख्वाब तो देखा जा सकता है ना K2 का, लेकिन जब मैंने ख्वाब देखे तो वो भी पूरे भी कर रही हूँ अपने, तो ऐसा कोई मेजर नहीं है, लेकिन आई एम डूइंग वही चीज़ें जो लाइक मेरा ख्वाब थे। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप मल्टीपल काम करिए, क्योंकि एक चीज़ में भी कंसिस्टेंट रहना तो चले बहुत अच्छी बात है, बट हमने देखा है कि अक्सर लोग बोर भी हो जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा कुछ मोनोटनी है, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो वो वाली एक चीज़ अच्छी है कि आपने मल्टीपल अपने शौक रखे हुए और आप उनको लेके मेरी जो हॉबीज थी मैंने उनको प्रोफेशनली भी कंटिन्यू किया और उन्हें एक्सेल भी किया प्रॉपर तरीके से, इंटरनेशनली भी, माशाल्लाह। सो ये बड़ी अच्छी बात है। आमना, विश यू गुड लक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज वैसे आप हमें डरा के जा रही हैं, मुझे तो नींद नहीं आएगी, मुझे पता है, क्योंकि मैं तो डरती हूं। ये बहुत एडवेंचरस मोमेंट होता है, लेकिन उसके बाद मुझे 2-3 दिन तक लिटरली नींद नहीं आई थी, लेकिन अभी ठीक हो जाता है। आपको नींद नहीं आई थी, मैं आपको बाकियों को भी नहीं आने दूंगी जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, बट बहुत शुक्रिया, बहुत आगे जाएं और आपके जितने भी ख्वाब हैं वो पूरे हों। नाज़रीन, अपने एक ब्रेक की जानिब स्टे विद अस। थैंक यू। यार ये कौन है जो सब राइट कर देगा? वही जो ब्लू को ब्लू और व्हाइट को व्हाइट कर देगा। राइट, सब राइट कर देगा। दाग लेफ्ट पे था ना? राइट से राइट कर दिया। राइट सब राइट कर देगा। Zong My5 बंडल सब्सक्राइब करें, गेट 200 GB डेटा और लातादार कॉल्स और SMS पूरे 5 लोगों के लिए सिर्फ 5,000 रुपए में। तो अभी Zong My5 बंडल लगाएं और खर्चा बचाएं। Zong 4G, let's get digital। आज आपका टॉप का बंदा शावीर आपको टॉप का व्यू दिखाने वाला है। पर टॉप का प्लान फ्लॉप हो चुका है, टिकट्स खत्म हो चुकी हैं। अब ड्यू है तो शुरू है। वहाँ ऊपर पहुँचने का एक तरीका मैं जानता हूँ। क्यों फेंक रहे हो यार? तुम्हें कैसे पता? नहीं 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 नहीं। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू।
न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। रंग बरंगे पहनावे और हंसते उजले चेहरे, रस्मों रीति रिवाजों के सदियों से नक्श हैं गहरे। मीठी मीठी हर बोली है, मीठे हैं संगीत, मनमोहने गीतों में जल के इस धरती की प्रीत। मन के मेले मस्त कलंदर, हर सू दिल दरबार, ढोल बजे और मिलकर झूमे, हंसकर बांटे प्यार। अल्लाह तुझको सदा सलामत रखे प्यारे देश, रोशनी और रंगों के धारे, आंख के तारे देश। प्यार के मारो बंजारो पधारो मार देश। केसरिया बाल मुझे पधारो पधारो मार देश, देश रे पधारो मार देश। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। समर गाला डिस्काउंट इतना हैवी, 2300 की मंथली ऑफर अब 1500 में, जिससे मिले 300 GB डेटा। टेलीनॉर के अलावा कौन दे सकता है ऐसी डील? तो गर्मी की टेंशन को स्मैश करो, फुल टाइम ऐश करो। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। हम अक्सर ये फिक्र लेकर बैठ जाते हैं कि इस इवेंट में जाना है तो क्या पहनकर जाना है, ऑफिस जाना है, रूटीन में जा रहे हैं तो चलो आप रूटीन से चल तो रहे होते हैं, बट स्टिल समहाउ आप सोचते हैं कभी कभी किसी मीटिंग को लेकर या बॉस के पास जाते हुए कि अच्छा क्या पहनना चाहिए था आपको। बहुत से लोग इसको समझते भी हैं, जो वार्डरोब साइंस होती है कि अच्छा अगर आपने ये वार्डरोब कैरी किया हो तो उसका ये एक इम्प्रेशन है, ये मैसेज आप कन्वे कर रहे होते हैं। आपकी पर्सनैलिटी कैसे स्ट्रांग होती है विद जस्ट योर वार्डरोब, आज हम इस मौजू पे बात करेंगे। एंड वी हैव विद अस हामिद सईद साहब, वार्डरोब कंसल्टेंट हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए सर, ठीक ठाक? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो, आई एम डूइंग ग्रेट। मेरे कभी कभी दिल करता है मैं आपको लेकर ना किसी ऐसे इदारे में जाऊँ और कहूँ कि जाएँ आज मैं हामिद साहब से वॉक थ्रू करते हैं और सबको बताते हैं आपने ये गलती की, आपने ये गलती की, आपने ये गलती की। तो मुझे लगता है कि वो सब दिल स्टार्ट हिटिंग अस एक्चुअली। यहाँ से शुरू करें? नहीं थोड़ा सा, कोई इट्स ओके। नहीं, मैं मेरे पे भी आने दूंगी, कोई मतलब। यहाँ से शुरू करते हैं। वैसे शो के लिहाज से एंड ओवरऑल प्रेजेंटेशन के पर्सपेक्टिव से लेट्स स्टार्ट फ्रॉम शुएब। आपको क्या लगता है क्या चीज किस तरह से बेहतर हो सकती है या ये परफेक्ट है? ऑनेस्ट कमेंट ना, तो इनकी बटन डाउन शर्ट मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। और आई थिंक विद द ब्लेजर, आई थिंक ब्लेजर है या आई डोंट नो, मुझे कोट पेन अच्छा चलें ठीक है। कैश पॉकेट भी बड़ी अच्छी लग रही है। खर्चा किया? आई थिंक इट लुक्स ग्रेट। You know, he's always, you know, he looks fantastic. Nice. Thank you हामिद साहब, पास कर दिया आपने मुझे। ये बड़ी बात होती है कि एक वार्डरोब कंसल्टेंट की तरफ से और हामिद साहब की तरफ से, जो कि ऑब्वियसली बड़े माहिर हैं और हम सोशल मीडिया पे भी बड़ा जबरदस्त रिव्यूज भी देख रहे हैं, क्योंकि मैंने उनसे सीखा भी है। जब हमने बात की तो हमें समझ भी आता है। हाँ, तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। एनीहाउ, अच्छा तो प्लीज कंटिन्यू। अच्छा तो हामिद साहब, अगर लेट्स सपोज हमारे शो पे कोई गेस्ट आ रहा है, जी, आप किस तरह की, पहले मेल के पर्सपेक्टिव से बात करें देन फीमेल के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। मेल को किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए, नो मैटर व्हाट, वो जिस मर्जी फील्ड से हैं, बट वो इस शो के लिहाज से उन्हें कैसे प्रेजेंटेबल? देखिए, शो पे आते हैं उन्हें रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई वुड से, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल शो
नो ऑल द किडिंग साइड, देखिए आपको प्रेजेंटेबल लगना चाहिए और उसके बाद साथ साथ आपको जो आप करते हैं वो भी लगने चाहिए। जैसे अगर आप म्यूजिशियन हैं और आप बैंकर की तरह तैयार होकर आ गए हैं तो आई थिंक इट्स नॉट गोना वर्क। तो अपने प्रोफेशन का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, शो को रिस्पेक्ट दें और यू नो व्हाटएवर योर बेस्ट वर्जन इज़ ना उसके साथ आए ना। और यू नो ऐसे स्लॉपी से मैसी से होके कि जी मैं तो बड़ा कंफर्टेबल हूँ, मैं तो बड़ा इजी गोइंग गाय हूँ या गर्ल हूँ, आई डोंट थिंक इट शुड बी लाइक दैट। So I would say again, you know, put your best foot forward and present yourself. फिर उसके बाद जो आपकी कम्युनिकेशन है, जिस चीज़ पे आपने बात करनी है, उसके साथ कोई रेलेवेंस होनी चाहिए आपकी ड्रेस। सही बात। अगर आप यू नो सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अगर आप फाइनेंशियल टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं तो देखें सूट बड़ा ज़रूरी है कि आप सूट पहन के आएँ, 2 पीस सूट पहन के आएँ, टाई वाई लगा के आएँ। तो अगर आप अदबी आदमी हैं, अगर लिटरेरी आदमी हैं, यू नो शायर माहिर हैं, तो फिर यू नो ऑब्वियसली आपकी रिलैक्स क्लोथिंग भी यू नो ऑब्वियसली कैजुअल क्लोथिंग में। लेकिन कैजुअल में पता क्या है, आजकल लोग कहते हैं कैजुअल है, लेकिन कैजुअल स्लॉपी तो नहीं होना चाहिए ना। आजकल बैगी का है कि जी बैगी चल रहा है, तो बैगी अपनी बात यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं चल रहा। पाकिस्तान इज़ अबाउट 4 or 5 years बिहाइंड हमेशा। अच्छा, लेकिन ये बड़ा अच्छा आपने कहा कि जो अभी जो ट्रेंड्स चेंज हुए हैं, जी अभी वाइड लेग पैंट्स बहुत ज़्यादा इन हो गई हैं, हाई वेस्ट एंड वाइड लेग पैंट्स। जो आप कह रहे हैं कि नहीं वो पाकिस्तान में उस तरह से नहीं है अभी इन। एक्चुअली होता ही है कि हम 3-4 साल पीछे हैं, बिहाइंड हैं, यू नो। वहाँ तो चल गया, वो तो शुरू हो गया ना। सही। ऑलवेज लाइक दिस। मैंने गलती की एक बार ना, जब वो कलर्ड पैंट्स आई थी ना, याद है ना, वो अपना चीनोज विनो। जी। तो आई वाज द फर्स्ट वन टू मेक देम हियर इन पाकिस्तान। ठीक है। दैट्स व्हाट मैं पाकिस्तान में आया हुआ था, मैं कहा चलिए ट्राई करते हैं। आई केम फ्रॉम अमेरिका, तो मैंने कहा यू नो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग देयर। नोबडी बॉट इट। 5 साल के बाद वो पॉपुलर हुई। सो आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी देयर। तो उसमें ये होता है कि आप पाकिस्तान यू नो एवरीथिंग वी आर बिहाइंड 3 or 4 years 5 years। अच्छा, वैसे आपको क्यों लगता है कपड़ों के मामले में तो वाकई हम देख भी रहे होते हैं कि बस हमने अपना एक बना लिया होता है, जो जिसने जो पहना होता है हम वो ट्रेंड फौरन फॉलो करना शुरू कर देते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम उसको अच्छे से कैरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो ये वाली अवेयरनेस अभी तक लोगों में आपको क्यों लगता है नहीं आई? क्या हमने इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी हुई है ड्रेसिंग को, अपनी पर्सनालिटी को, या हमें लगता है कि बस ठीक है हम जिसमें कंफर्टेबल हैं हम वही करें? एक्चुअली पाकिस्तान में कोई इस टॉपिक पे बात ही नहीं कर रहा था। मैं आप पाकिस्तान में अवेयरनेस क्रिएट किया है। यकीन करें कि इतनी एपिटाइट है कि यू नॉट गोना बिलीव इट कि लोग दे वांट टू नो। मतलब यू नो हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं पूरे पाकिस्तान में केपी से लेकर कराची तक थाउजेंड्स ऑफ पीपल से बात कर रहा हूँ, मिलियंस थ्रू जैसे आपने कहा सोशल मीडिया से, और कोई किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं है। लोग ये नहीं कह रहे कि हु द हेल यू आर, व्हाई यू टॉकिंग अबाउट दिस। और यकीन करें कि मैं ब्यूरोक्रेसी सारी करता हूँ, सारी जुडिशरी करता हूँ। देयर आर वेरी यू नो टैलेंटेड पीपल सिटिंग देयर, इंटेलिजेंसिया है, तो दे कुड पुट मी ऑन द स्पॉट कि यार क्या तुम बात कर रहे हो। बट दे आर ग्लूड टू देयर चेयर्स, they want to know everything. Yes. So actually, I think it was a gap there. I mean, not that it had nothing to do with me. लेकिन message जो था, I think it was right time, right place, and the right message that came. और you know, I just tell you this. अभी recently मैं बलूचिस्तान से आ रहा था, वहाँ मैंने वहाँ की सिविल सर्विस अकेडमी की, और मैंने प्लेन लिया, मैंने इस्लामाबाद आई हैड एन एंगेजमेंट। तो मैं उतरा हूँ अभी जहाज से, 4-5 लोग पीछे भागते हमेशा मैं कैसा लग रहा हूँ। आई कैन बिलीव इट। उसके बाद एक लड़का आया जिस क्लाइमेक्स होते हैं, बिल्कुल यू नो वेरी यंग लाइक 18-19 years old ना, तो सबको पीछे करके कहता नहीं मुझे बताएं मेरी स्किन टोन, आई कलर, हेयर कलर पे मैं कैसा लग रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये यू नो व्हाट डू यू डू बाय द वे, यू नो तुम इतने क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो एकदम नीचे नजरें करके कहता है एक्चुअली मैं तो एक लेबरर हूँ, मैं कहीं फॉरेन कंट्री में काम करता हूँ। आई कैन बिलीव इट, ग्रास रूट पे ऊपर। और इस तरह मुझे एक और मेरे क्लाइंट आए, वो क्लाइंट भी यू नो फर्स्ट टाइम कहने के थे प्रोफेसर थे साइकोलॉजी के, कहते हैं हम साहब किसी के लिए कभी नहीं निकला हूँ बाहर, कभी मिलने नहीं गया हूँ, आपको मिलने आ रहा हूँ। टोबर टेक सिंह आए और साथ में ये कहने लगे आपका मैसेज बताऊँ कहाँ तक पहुँच गया, भट्टे में जो बैठा हुआ ईंटें बना रहा है ना, वो भी आपकी वीडियो देख रहा है। जबरदस्त। So that has nothing to do with me. Actually, this is like their desire. ना नो बड़ा अच्छा बता नहीं रहा ना, एपिटाइट है ना लोगों को, क्योंकि ज़ाहिर है इस बारे में कभी उस तरह से बात ही नहीं की गई। हाँ, लोगों को बताया ही नहीं गया। बिल्कुल, शूज कैसे पहनने हैं, यू नो। आई मीन मैं जुडिशरी करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 80-90% जो है वेकेशन और मैंने लोफर्स पहने सूट्स के साथ 2 पीस, तो जो ही मैं सूट्स की बात करता हूँ तो सारे पाँव छुप जाते हैं। So I mean, you know, but this is not their fault ना, किसी ने बताया नहीं है। कहाँ ग्रूमिंग, आप मुझे बताएं कहाँ हो रही है पाकिस्तान में? ग्रूमिंग स्कूल है, कोई फिनिशिंग स्कूल है पाकिस्तान में?
और स्पेशली जो हमारा रिमोट एरिया से सारा टैलेंट आता है, तो यू नो दे आर वेरी टैलेंटेड, दे आर ब्राइट, दे आर इंटेलिजेंट, दे एवरीथिंग, दे हैव गॉट एवरीथिंग गोइंग फॉर मैन फीमेल। उनके आउटलुक पे उस तरह से यही CSS में जाते हैं, यही जुडिशरी में जाते हैं, यही आपकी लंग्स में जाते हैं, नस में जाते हैं, जो लेकिन जो मिसिंग पार्ट है वो ये है कि ग्रूमिंग नहीं हुई। तो ग्रूमिंग कहाँ से होगी? आई मीन वहाँ से तो ऑब्वियसली रिमोट एरिया में तो कोई है ही नहीं। इवन अर्बन में क्या है, यहाँ देखें इस्लामाबाद में। अच्छा, यहाँ पे जो इस पर्सपेक्टिव से जो गलती हो रही होती है वो ये होता है कि जब आप को नहीं पता, आपने फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे किसी इन्फ्लुएंसर को देखा कुछ पहने हुए जो कि उसने गलत पहना हुआ, तो आपको लगता है कि वो सही है, यानी होता वो गलत है लेकिन आपको सही लगता है, आप वो कॉपी कर लेते हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी गलती ये है कि आप इन्फ्लुएंसर को देखें या आप किसी सेलिब्रिटी को देखें, उसने पहना हुआ है तो आप पहने। देखिए सेलिब्रिटी कैन गेट अवे विद लॉट ऑफ थिंग्स। एक बंदा कहता है कि मैं तो ब्लैक सूट पहनूंगा, यू नो अच्छा खासा प्रोफेशनल बंदा था, ब्लैक सूट पहनूंगा, ब्लैक शर्ट पहनूंगा, टाई वाई नहीं लगाऊंगा और आई वांट टू कम। मैंने कहा फिर आप ब्लैक ग्लासेस भी लगा लें, फिर स्नीकर भी पहन लें, आप म्यूजिशियन लगे ना फिर। तो एक्चुअली बात यह है कि वो जो इमेजेस है ना, दे वर्क फॉर देम। तो यू हैव टू रियलाइज वन थिंग कि जब आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, देखें आपकी सर्टन फिजिक है, आपकी सर्टन कलरेशन है, आपका डिफरेंट प्रोफेशन भी है। हाँ, डिफरेंट प्रोफेशन भी है। एंड देन कलर ब्रेक करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपको एक कलर में सर से पांव तक, वो भी थोड़ा सा मोनोटोन। अच्छा, मोनोटोन इज टू एंड वैसे बाय द वे। नहीं, मोनोटोन की बात नहीं, सिर्फ बात मैं वो कर रहा था कि देखिए वो एक लुक है ना, म्यूजिशियन की लुक है ना, जब आप देखेंगे कि वो उसको सूट कर रही है, वो कैरी कर लेगा, लेकिन आप नहीं कर सकते एज अ बैंकर या एज अ एंटरप्रेन्योर, कुछ भी आपका प्रोफेशन डिफरेंट आप नहीं कर सकते। वैसे बेसिक अवेयरनेस भी हम ये देखें रोजमर्रा, ये तो हम कह रहे हैं ना कि कहीं पर जाना हो या आपने एक गेटअप करना हो, उस पर्सपेक्टिव से लिटरली जब आप किसी मॉल में जाते हैं, आप वहाँ पर भी जाके देखें, लड़कियों के पर्सपेक्टिव से मैं स्पेशली ये कहूँगी कि वो दे डोंट नो कि उन्होंने क्या पहनना है। अब मॉल में इतनी इतनी हील्स पहन के जाना, एंड देन यू नो एक प्रॉपर गेटअप, और शादी पे जाना नहीं, मैं हैरान होती हूँ कि इतना प्रॉपर जो है वो बैक कॉमिंग, ठीक है, परफेक्टली फाइन, आपको शौक है तैयार होने का, लेकिन स्टिल आप उस लुक को फिर कैरी भी करें। बट मैंने लिटरली वो कैरी करते नहीं देखा, और ये मैं नहीं नाम लूंगी उस शहर का भी जिसका सब समझ लोगे मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। बट वो रंग बिरंगा बनना आपको जरूरी नहीं होता, या आप बन भी रहे हैं देन आपको उसको कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना ये कि देखें, अब एक बंदे की सिग्नेचर लुक होनी चाहिए। सिग्नेचर लुक का मतलब ये नहीं कि जब मैं सूट पहनूं तो बड़ा अच्छा लगूं, उसके बाद यू नो अदरवाइज यू नो आई जस्ट डोंट लुक, आई लुक स्लॉपी और मैसी। तो आपके पास लाइफस्टाइल क्लोथिंग होनी चाहिए, आपके पास सूटिंग होनी चाहिए जिसमें 2 पीस सूट है, क्योंकि इवेंट्स आते हैं जहाँ पे आपको 2 पीस सूट पहनना पड़ता है। अब शादी पे आप जाते हैं तो यू नो अगर वलीमा वगैरह है तो आप वहाँ पे आप कैजुअल कपड़े पहन के जाएंगे तो आई थिंक दे विल नेवर फॉरगिव यू फॉर दैट। तो आपकी शूटिंग है, हो सकता है 1 या 2 की ज़रूरत हो अगर आप डेली सूट पहनने वाले नहीं हैं। फिर उसके बाद यह है कि जब सूट नहीं पहना तो फिर क्या पहनना है, यहीं पे सबसे बड़ा डिलेमा है। तो उसमें यह है कि अगर आपने प्रोफेशनल लगना है तो आपको ब्लेजर साथ में पहनना चाहिए। ब्लेजर के साथ आप ओपन कॉलर शर्ट पहन सकते हैं, उसके बाद आप लाजमी बात है उसके साथ नाइस ड्रेस पैंट पहन सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं कैजुअल में। तो कैजुअल में तो कोई राइम रिदम होना चाहिए ना। सबसे पहले तो फिटिंग होनी चाहिए ना अच्छी। अब ये थोड़ी ना कि आप बैगी सी चीज़ पहन के आ जाएं, आप ये एट्रैक्टिव हैं, यहाँ पे आप सी लेवल के बंदे हैं, उसके बाद एकदम से आप जब कैजुअल में आते हैं तो यू लुक लाइक कि आप यू नो एक ऑर्डिनरी से यू नो व्हाटएवर यू नो एक लो मैनेजमेंट के लेवल के बंदे हैं। तो आई वुड से कि वहाँ पे भी आपकी इवन कि फिर आप जिम में जाते हैं तो जिम क्लोज होनी चाहिए। ये थोड़ी ना आप शलवार कमीज पहन के आ जाएं और उसके बाद आप ट्रेडमिल पर चढ़ जाएँ। तो आई वुड से I have seen this, you know. Yes. So, और ऊपर से आपने चप्पल पहनी हुई है, you know. I mean, some gyms are, you know, I don't know how they allow that. Seriously, कुछ gyms जिसमें allow होता है उसमें हम देखते हैं वो शलवार कमीज पहने जाते, कमीज उतारी जिम कर रहे हैं, बंदा कहता है क्या कर रहे हो भाई। तो देखें ये है ना, आपकी एक सिग्नेचर लुक होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक दिन बड़े अच्छे लगे, दूसरे दिन समवट अच्छे लगे, तीसरे बंदा कहता है ये वही है बंदा है। तो इसमें सारा आपने, अगर आपका लाइफस्टाइल क्लोथिंग नहीं है तो देन ऑब्वियसली you can't have a signature look. Absolutely ऐसी है। पाकिस्तानी स्किन टोन के हिसाब से we are British actually, so उसके हिसाब से कौन से कलर हैं जो कि आपको लगता है कि पाकिस्तानी यंग बॉयज़ को तो बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए? देखिए मैं ये कहूँगा गोरों के कलर मत पहने। गोरों के कलर्स क्या हैं? देखिए जितने खिज़ां के पत्तों में कलर्स हैं वो गोरों के कलर्स हैं। खिज़ां के पत्तों में क्या है? उसमें मेहंदी है, उसमें ऑलिव्स हैं, उसमें आपके पेपरिका है, उसमें रस्ट है, उसमें ब्राउन्स हैं, ब्राउन्स के शेड्स हैं, टैंस हैं, टैंस के शेड्स हैं। तो ऑब्वियसली 2008 वो गोरों के लिए बने। देखिए अल्लाह ताला ने ना हिकमत के साथ चीज़ें बनाई हैं। ऐसे नहीं है कि ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने चीज़ें जो है बड़ा
उसमें मंतक है। तो उसमें यह है कि डिफरेंट कलरेशन क्यों पैदा की गई हैं, जैसे गोरे गोरे क्यों पैदा किए गए, काले काले क्यों हैं, हम एशियन क्यों हैं। एक तो आइडेंटिफिकेशन पर्पज से है, ताकि हम पहचाने जाए हम किस कॉन्टिनेंट से कहाँ से बिलोंग। और दूसरा सबसे बड़ी रीज़न यह है कि हमारी स्किन टोन क्या है, हमारी स्किन टोन पे कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं। ख़वातीन ज़्यादा अक्सर जानती हैं कि अगर राइट कलर नहीं होगा तो आपकी स्किन ग्लो नहीं करेगी, आपकी आइज मोर वाइब्रेंट नहीं लगेंगी। मोस्ट ऑफ द वीमेन नो दैट। सो आई वुड से दैट आपके कलर जो पाकिस्तानी हमारी स्किन टोन पे कलर्स लगते हैं, मैंने सारे रटवा दिए हैं, फिर मैं रटवा देता हूँ। ब्लैक है, ब्लैक वी लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग इन दिस। आप इसमें टू पीस सूट पहन सकते हैं, आप इसमें ड्रेस पहन सकती हैं मैम, इसमें हिजाब कर सकती हैं, इसमें दुपट्टा पहन सकती हैं, फिर इसके बाद शर्ट पहन सकते हैं ब्लैक शलवार भी पहन सकते हैं। ब्लैक मीन्स पावर। अच्छा, दूसरा कलर है वो है डार्क नेवी। डार्क नेवी मीन्स आई एम अप्रोचेबल बट आई हैव ऑल्सो एम पावरफुल। तो आपको दोनों चीज़ें लगनी चाहिए, पावरफुल, अप्रोचेबल। और तीसरा कलर है चारको ग्रे और चौथा कलर है मीडियम ग्रे। ये 4 कलर्स हैं जो आपके एसेंशियल कलर्स हैं। राइट। इसके अलावा आप जो है शर्टिंग में आप बेशुमार कलर्स पहन सकते हैं। वाइट पहन सकते हैं, वाइट इज़ योर बेस्ट कलर। वाइट मीन्स ट्रस्ट मी, वाइट मीन्स क्रेडिबिलिटी, वाइट मीन I'm sophisticated, honest। अंदर से भी ऑनेस्ट होना चाहिए, ये नहीं कि आप शर्ट से ही ऑनेस्ट लग रहे हैं। तो कई लोग मुझे कहते हैं कि हर रोज़ वाइट शर्ट पहनूँ, तो मैं क्या आप हर रोज़ ऑनेस्ट नहीं लगना चाहते? सो एनीवे वाइट शर्ट इज़ योर बेस्ट। ठीक है सर, ब्लू शर्ट है, लाइट ब्लू है, मीडियम ब्लू है, दे आर ग्रेट शर्ट। कॉर्पोरेट कलर्स हैं। कलर चाहते हैं तो जैसे आपने पहना उसमें आप बेबी पिंक ले सकते हैं, उसके बाद बेबी पर्पल ले सकते हैं। अब ख़वातीन के लिए तो बेशुमार और कलर्स हैं, जैसे पर्पल, डीप पर्पल हैं, पिंकिश शेड्स हैं। देखिए, अगर आप एक इंपॉर्टेंट पोजीशन में वुमन हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल वुमन है, तो आपने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना, तो उस दिन पिंक मत पहन के आएँ। You have to give a strong message to your whoever. Because वो आपकी personality की soft हाँ, side softness show की वजह से करते हैं। obviously you don't want to look that soft on that So day. colors का professional उसमें अगर आप कोई strong बात करना चाहते हैं तो जी बिल्कुल है, उसका create करना चाहते हैं तो you should not wear. You should not wear it. मैं आपको छोटी मिसाल दूँ, अपनी पर्सनल मिसाल देता हूँ। I have a nephew ना, तो वो एचिसन कॉलेज में जा रहा था, तो थोड़ा सा उसका एटीट्यूड आ रहा था कि obviously it's एचिसन कॉलेज तो so anyway my brother called me कि यार इससे ज़रा drill some sense into him ना, बड़ा बदतमीज़ हो रहा है, जो हो रहा है। तो anyway मैंने उसे मीटिंग करने गया, तो मैंने सोचा मैंने क्या पहन के जाऊँ। मैंने कहा एचिसन का है तो ऑब्वियसली इसका। तो उसने यकीन करें, मैंने अपना ब्लैक सूट निकाला, मैंने वाइट शर्ट, मैंने रेड टाई। मैंने कहा बिकॉज आई वांट टू गिव हिम अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। तो कहता है चचा आप ऐसे तैयार हो गए हैं, क्या सेशन देने जा रहे हैं? मैं कहा नहीं, मुझे अपना सेशन देना है, मुझसे मिलने। मैं नहीं, मैं तुम्हें मुझे मिलने आई। मैं कहा तो देखिए, आपने जब स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करना है किसी को भी, रिगार्डलेस ऑफ, मैं स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं कि आपने बदतमीजी से बात करनी है, यू हैव समथिंग स्ट्रॉन्ग टू टेल समबडी, तो आप आएँ, अपनी आप पावर ड्रेसिंग में आए। इवन पर्सनल में आपको पर्सनल बताया। तो ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस सिचुएशन में हैं तो आप ढीले ढाले कपड़े पहन के आ गए हैं, आप ऐसे कलर्स पहन के आ गए हैं, मैन वुमन डजंट मैटर, तो अगला बंदा लेता है ना, बड़ा रिलैक्स रहेगा आपको ना। तो यू हैव टू शो कि लुक दिस इज वेरी सीरियस मीटिंग एंड आई नीड टू टॉक टू यू। एब्सोल्युटली। अच्छा, रंगों से हट के अगर हम उसकी सिर्फ स्टिचिंग पर आ जाएं, थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। जैसे आपने पहले भी कहा ना कि अगर वो बिल्कुल बैगी या स्लॉपी से तो उसका एक डिफरेंट इम्पैक्ट जाएगा। सो सिर्फ ये नहीं कि जी मैं कलर पे फोकस कर रहा हूँ, मैंने ये देखा ही नहीं है कि उसकी फिटिंग कैसी है। फिटिंग सर इतनी इंपॉर्टेंट है कि आई वुड से कि अगर फिटिंग राइट नहीं है तो इट डजंट मैटर जो भी आपने पहना हुआ, इट आई वुड गो दैट फॉर। देखिए, ड्रेसिंग जो है ना, इट्स नॉट स्टाइल, इट्स नॉट टू कवर योर बॉडी, इट्स ए स्ट्रेटजी। याद रखिए, तो स्ट्रेटजी में सारी चीज़ें हैं, आपके जिस्म पे क्या अच्छा लगता है, कौन सा कलर पहना हुआ है, उसके बाद मोर इम्पॉर्टेंट इसकी फिटिंग कैसी है, और स्टिचिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, आपने कॉलर पहना है तो कॉलर सारा जो है ना, एक तो ब्रेक डांस कर रहा है, इधर आ रहा है, ये आ रहा है, या फिर उसके बबलिंग हुई है, सारा कुछ। देखिए, ये है यहाँ पे ना सारी कॉन्वर्सेशन है। मैं और आप अगर बात करें 2 घंटे भी तो फोकस यही है। तो इसका मतलब इस कॉन्वर्सेशन में आई एम नॉट ओनली लिसनिंग टू यू, आई एम ऑल्सो वाचिंग यू। तो इसमें यू आर डूइंग द सेम थिंग। तो इसमें जितने डिफेक्ट्स हैं वो सारे नजर आएंगे। ओके। तो आई वुड से कि वो फौरी तौर पे एम्पलीफाई होंगे। एंड बंदा सोचे, कई बार होता नहीं, बस बात कर रहे थे, बंदा कहता है क्या कहा आपने, वो एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट हो गया आपसे ना, बट ही इज नॉट गोइंग टू टेल यू। मतलब हमारा इट्स नॉट द वे वी टॉक कि यार वो देखो तेरा कॉलर तो ऐसे जा रहा है तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो आई वुड से कि इसको आपने परफेक्ट रखना है, और फिटिंग राइट नहीं है तो आपने सारे पैसे ज़ाया कर दिए। आपने कपड़ा जितना महंगा लिया, जो कुछ भी अगर सिलवाया वगैरह, और अगर आपने जाकर ब्रांड से खरीदा है तो यू हैव वेस्टेड योर वेरी हार्ड अर्न मनी। अच्छा, हमें साहब हमने ये भी देखा है कि लड़कियों के पर्सपेक्टिव से भी, लड़कों के पर्सपेक्टिव से भी, कि जैसे आप वाइट को आपने बड़ा कहा, लेकिन
ये कहा है कि अच्छा जी मेरा तो सांवला रंग है जी, तो जी। मैं वाइट पहनूंगी, लड़कियों के पर्सपेक्टिव ज्यादा बात कर रही हूँ कि मैं वाइट कलर नहीं पहनती बिकॉज मेरा सांवला रंग ये है। मिथ है। देखिए ये मैं आपको एक- बताऊं, हाँ। मिथ है। मिथ में लेट मी डिबंक द मिथ। कहते हैं जी मेरा रंग काला है, ये मेरा रंग सांवला है, मैं काला पहनूंगा तो मैं और काला लगूंगा। तो मैं उन्हें कहता हूँ ये देखें, बात सुने, पहले तो आप तासब की निगाह से अपने आप को देख रहे हैं, ठीक है ना, सो लेट्स गेट आउट ऑफ देयर। दूसरी बात है कि अगर आपने देखना है तो देखें सबसे ज़्यादा काले कौन है, हबशी है ना, चमकदार काले। कभी देखें तासब की निगाह से ना देखें, बट यू नो ही इज़ वेयरिंग अ ब्लैक सूट, अ वाइट शर्ट, अ रेड टाई। आई मीन दिस टू डाई फ्रॉम, यू नो, ही लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। अगर आप मुझसे नहीं मेरी बात नहीं मानते तो कि गोरी से पूछें कितना खूबसूरत लग रहा है वो। ये सही बात है, क्योंकि वो लोग तो टैनिंग करते हैं ना, वो यू नो वो कहते हैं कि नहीं यार ये कलर है। आई हैव बीन कॉल्ड देयर, नॉट नाउ बट यू नो टॉल हैंडसम एंड यू नो डार्क टॉल एंड हैंडसम। तो ये जहाँ का मतलब परसेप्शन है, तो हम यहाँ पे ना बड़ा हमारे बड़ा एक किस्म का ना कॉम्प्लेक्स है हम यहाँ मतलब इस पाकिस्तान में। कॉम्प्लेक्स से हम नहीं निकल रहे हाँ, होते कि लेकिन हमारा कलर रंग का ये अगर मैं बताऊं, एंड देन ये एक मसला ये भी होता है कि हमें कॉम्प्लेक्स से निकलने दिया जा भी नहीं रहा होता ना, हमारी सोसाइटी बातें कि तुमने तो ये कलर पहन लिया। आपको कॉन्फिडेंटली अपने आप को कैरी करना है और बहुत अच्छे से आप सारे कलर्स को कैरी कर सकते हैं, बट हाँ जो कलर्स आपने बताए हैं वो ये है कि उनको अगर उन स्पेसिफिक जगहों पे आप पहने तो वो ज़्यादा स्टैंड आउट करें। देखिए, और दूसरे कलर जैसे जो आपके कलर्स नहीं हैं वो मैं बताता हूँ उसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल कोका चल रहा है, उससे टोमेटो रेड चल रहा है, नो ऑल दैट दोस कलर्स ना। तो आप मुझसे पूछेंगे अच्छा फिर मैं यू नो हाउ डू आई इंटीग्रेट दैट इनटू माय वार्डरोब। तो लेट्स से आई एम ए मैन, तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है मैं अपना पॉकेट स्क्वायर वैसे कर लेता हूँ, ठीक है। इफ़ आई वेयर ए वॉच, मैं उसका बैंड जो है उसका स्ट्रैप जो है वो मैं उस कलर का कर लेता हूँ, ठीक है। सो यू ब्रिंग ए लिटिल थिंग। और आपके लिए तो बहुत सारी चीज़ें ख़वातीन के लिए आप ट्रिमिंग कर सकती हैं, एक्सेसरीज कर सकती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो फेस के पास कौन सा कलर आ रहा है, दैट्स द वन दैट चीज़, जो बेसिक कलर्स जो हमारे ऊपर अच्छे लगते हैं हमें वो रखने चाहिए। उसके बाद हम बाकी जितने कलर्स हैं, क्योंकि वंस आई सी दैट कोका कलर, वंस आई सी दैट ऑरेंज, वंस आई सी दैट व्हाटएवर, तो अगर मैं कहीं एक्सेसिव मुझे नज़र आया तो मैं तो फुल देख रहा हूँ ना बंदे को, तो आई वुड सी दैट, तो आई वुड से ओके यार नॉट ओनली दैट ही और शी इज़ वेरी नाइसली ड्रेस्ड एंड प्रॉपर्ली ड्रेस्ड, और उसके बाद कलर भी राइट हैं और दे ऑल्सो लुक फैशनेबल, यू नो। तो आप फैशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक पाकिस्तान में ये है कि कई लोग करते हैं वो फैशन को अपने आप को नहीं देखते, वो सारे का सारा फैशन थोप लेते हैं अपने ऊपर। तो आई थिंक इट्स नॉट गोना लुक गुड ना। आप देखें फैशन का कौन सा फीचर जो है